नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो आप सबसे ये प्रार्थना है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा जो हमारा एक सबसे बड़ा सवाल रहता है कि हम गांव में रहकर क्या कर सकते हैं, गांव के क्षेत्र के लोगों के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं कि वहीं पर ही रोजगार पैदा हो। मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा आप इस सपने को सच कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ की। दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में थोड़ी बहुत बात पता हो, लेकिन अगर आप भारत के आंकड़े देखें तो उससे ये पता लगता है कि ये बात अधिकांशतः ग्रामीण भारत को अभी भी समझ में नहीं आई है। दोस्तों, हमारे देश में 80% से ज्यादा जो किसान वर्ग है वो या तो छोटा है, स्मॉल है, या मार्जिनल है, या बहुत ही छोटे हैं जिनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए खेती बाड़ी में है नहीं। आप अगर भारत सरकार की मंशा को अच्छी तरह से समझें तो आपको समझ में आएगा कि इन 80% से ज्यादा किसानों के लिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर उन्हें अपनी आजीविका बढ़ानी है वो भी गांव में रहते हुए, वो भी बिना किसी निकटतम शहर में गए हुए, तो वो माध्यम है केवल और केवल एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर अपना और अपने गांव का भविष्य सुनहरा करने में। दोस्तों, जो भी कृषक वर्ग से संबंध रखता है उसको मेरी ये बात समझ में आएगी कि एक छोटे किसान की सबसे बड़ी मजबूरी केवल और केवल जमीन तैयार करते वक्त नहीं होती, केवल और केवल बीज बोते वक्त नहीं होती, केवल और केवल दवाइयां लगाते वक्त नहीं होती, खाद लगाते वक्त नहीं होती, केवल और केवल फसल के काटते समय नहीं होती, और केवल और केवल उस फसल को बेचते समय नहीं होती, बल्कि इन सभी अवस्थाओं में होती है। और दोस्तों, इस मजबूरी को गंभीरता से लेते हुए ही भारत सरकार का यह प्रयास है कि कैसे इन 80% से ज्यादा किसान वर्ग को ऐसा एक माध्यम दिया जाए, ऐसा एक रास्ता दिया जाए, ताकि ना केवल जमीन को तैयार करते वक्त बल्कि जो लास्ट अवस्था है, अंतिम अवस्था है, फसल को बेचने तक आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, आपको एक ऐसा जरिया मिले जिसके द्वारा आपके जीवन में खुशहाली आ सके। और इसी वजह से दोस्तों, भारत सरकार का 2023-2024 तक ये लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा एफपीओ बनाए जाएं। और दोस्तों, इस स्कीम का नाम है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करना और उनको आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। अब बात आती है दोस्तों कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से एक लीगल एंटिटी है, मतलब एक कानूनी प्रक्रिया के तहत बनाई गई इकाई है जो कि किसान वर्ग के लिए, दुग्ध पालकों के लिए, मत्स्य पालकों के लिए, बुनकरों के लिए, हस्तशिल्प का काम करने वालों के लिए, इन सब के लिए पूर्ण तरह से लागू होती है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसका मालिकाना हक उस एफपीओ के मेंबर्स का होता है। और ये मेंबर्स कौन होते हैं? ये मेंबर्स वही होते हैं जो उस प्रोडक्ट को, उस उत्पाद को पैदा करते हैं, यानी किसान वर्ग, मत्स्य पालक और आदि आदि। दोस्तों, वैसे तो इसमें भारत सरकार की कई संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, जिसे SFAC कहा जाता है, उसका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और ये भारत सरकार के अंतर्गत बनाई गई एक समिति है। और अगर मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूं दोस्तों, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उत्पादकों के द्वारा उत्पादकों की और उत्पादकों के लिए बनाई गई कंपनी है। और
इस एफपीओ का पूरा नियंत्रण उन मेंबर्स, उन सदस्यों के द्वारा ही होता है। इसमें अच्छी बात दोस्तों यह है कि जो अभी मैंने बात की कि आप जमीन तैयार करने से लेकर बेचने तक कई सुविधाएं इसके द्वारा पा सकते हैं, वो तो है ही है। और उनसे भी अच्छी बात यह है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी प्रॉफिट बनाया जाता है, जो भी शुद्ध मुनाफा होता है, वो सारे मेंबर्स में बंटता है और उसका एकमुश्त हिस्सा उस एफपीओ के अकाउंट में ही रहता है, ताकि भविष्य में आने वाली किसी अन्य योजनाओं में, किसी अन्य कार्य के लिए उसका प्रयोग किया जा सके। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि आज इस वर्ष तक एफपीओ की स्थिति हमारे देश में कैसी है। तो दोस्तों इस वर्ष के 30 सितंबर तक हमारे देश में 872 एफपीओज बनाए जा चुके हैं और इसके अलावा 38 एफपीओ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, यानी पंजीकरण की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फैमिली वेलफेयर, उसके अंतर्गत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, एसएफएसी के नाम से जानी जाती है। यह प्रमुख संस्था है जिसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अलावा नाबार्ड, जिसे भारतीय ग्रामीण क्षेत्र का आरबीआई भी कहा जाता है, वो भी इस काम में लगे हुए हैं और उनके द्वारा अभी तक 2154 एफपीओस की हमारे देश में स्थापना की जा चुकी है। इनके अलावा दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में आता है, उनके द्वारा भी किसानों को यह कहा जा रहा है कि वो एफपीओ बनाएं और उनके इन प्रयास के द्वारा अभी तक हमारे देश में 131 और एफपीओस की स्थापना की जा चुकी है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार केवल यही लक्ष्य लेकर नहीं बैठी है कि 10,000 एफपीओस बनाने हैं, बल्कि आपको कैसे सस्ते से सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाए, पैसा उपलब्ध कराया जाए, कैसे आपको एक्सपर्ट लोगों की सलाह दी जा सके, उस काम में भी लगी हुई है और उस पर पैसा खर्च हो रहा है। भारत सरकार का एक तरफ यह भी ध्यान है कि जो ये एफपीओस बने उसमें जिन लोगों को सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाए, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था कैसे की जा सके। और उसके लिए नाबार्ड को और एसएफएसी को यह बोला गया है कि आपको इनकी ट्रेनिंग भी कराई जानी है, ताकि इन्हें व्यापारिक ढांचा भी इस एफपीओ का पता लग पाए। हमारे देश की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर के द्वारा जो हमारे हर जिले में, जो भी हमारे गांव के नजदीक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके द्वारा टेक्निकल नॉलेज यानी जो तकनीकी ज्ञान है उसका भी प्रसार किया जा रहा है। आइए दोस्तों आप फटाफट जानते हैं कि ये एफपीओ बनाए कैसे जाते हैं। तो दोस्तों एफपीओ कुछ कानूनों के अंतर्गत, आप किसी भी कानून के अंतर्गत बना सकते हैं, और वो कौन कौन से कानून हैं वो मैं आपको फटाफट बताता हूं। पहला है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। तीसरा प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि सेक्शन 581 सी के अंतर्गत आता है भारतीय कंपनी एक्ट 1956 के अंदर, जिसको 2013 में अमेंड संशोधित भी किया गया था। चौथा भारतीय कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 25 के अंदर बनी हुई कोई भी कंपनी, जिसको 2013 में सेक्शन 8 में परिवर्तित किया गया था। इसके अलावा आप अपने एफपीओ को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत सोसाइटी के तौर पे भी रजिस्टर करा सकते हैं, और इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत आप अपने एफपीओ को एक पब्लिक ट्रस्ट के रूप में भी रजिस्टर करा सकते हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको अभी ये एक्ट बताए, इनमें से किसी के भी अंतर्गत आप अपने एफपीओ को रजिस्टर करा सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि आपको कैसे पता लगेगा
कि वो प्राइमरी प्रोड्यूस क्या है, प्राथमिक उत्पाद क्या है, जिसके आधार पर आप एफपीओ रजिस्टर कर सकें। तो आप जिस भी क्षेत्र में हैं वहां पर जो भी फसल अधिकांशतः पैदा होती है उसको आप प्राइमरी प्रोड्यूस, प्राथमिक उत्पाद बना सकते हैं और उसके अंतर्गत अपना आप एफपीओ रजिस्टर करा सकते हैं। दोस्तों, कृषि मंत्रालय ने 7 जुलाई 2020 को इस स्कीम में, इस योजना में कुछ बहुत ही अच्छी तब्दीलियां की हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला, जो भी एफपीओस इस स्कीम के अंतर्गत अभी जल्द में ही बने हैं, उनकी स्थापना के शुरुआती वर्षों में उन्हें 18 लाख रुपए तक की ग्रांट मिल सकती है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और खर्चों के लिए 15 लाख रुपए तक के इक्विटी ग्रांट का भी इसमें प्रावधान है। अगर हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिली एरियाज, पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ दें, तो बाकी किसी भी क्षेत्र में बने हुए एफपीओ में कम से कम 300 मेंबर्स का होना अनिवार्य है और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों में यह न्यूनतम संख्या 100 तक है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था, इन 300 मेंबर्स या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में या उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में उन न्यूनतम 100 मेंबर्स में से 50% जो मेंबर्स हों वो स्मॉल यानी कि छोटे और मझोले किसान हों, या फिर जो जमीनहीन हैं, जिनके पास जमीन ही नहीं है, वो व्यक्ति उसमें 50% तक होने अनिवार्य हैं। और यहां पे पर्वतीय क्षेत्रों से मतलब है दोस्तों वो सभी क्षेत्र जो समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे ऊपर की ऊंचाई रखता है। इस तरह के न्यूनतम सदस्यों वाली ये सीमा पहले इस स्कीम में नहीं थी। इसके अलावा आपके एफपीओ में जो सीईओ है उनके लिए 25,000 रुपए तक के वेतन का भी इसमें प्रावधान है और जो अकाउंटेंट आपके एफपीओ में काम करेंगे उनके लिए 10,000 रुपए के वेतन का भी इसमें प्रावधान है। दोस्तों, इन 10,000 एफपीओस के लक्ष्य के पीछे भारत सरकार ने 4,496 करोड़ का बजट अलग से रखा हुआ है और इन 10,000 एफपीओस में से 1500 एफपीओस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाने हैं। इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं अलग से आपको किसी एपिसोड में बताऊंगा। ये जो 18 लाख रुपए मैंने शुरुआती वर्षों में देने की बात की थी दोस्तों, ये शुरुआती 3 वर्षों तक एफपीओ को दिए जा सकता है। और दोस्तों, आप ये देखिए कि इसमें भारत सरकार की मंशा कितनी अच्छी है। उनका ये प्लान है कि इस योजना को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए, यानी जिस जिले में जो प्रोडक्ट बहुतायत मात्रा में होता है, मैं बात कर रहा हूं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, कृषि के उत्पाद की, वही उत्पाद को ध्यान में रखकर उसको प्राथमिक उत्पाद मानकर वहां पर एफपीओस की स्थापना की जाए। और इनके फॉर्मेशन के लिए, इनके प्रमोशन के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, एसएफएसी, नाबार्ड और इनके अलावा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे एनसीडीसी बोला जाता है, और उसके अलावा कई राज्य स्तर की इकाइयां भी इस काम में लगी हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि नाबार्ड भी इस पर काम कर रहा है, दीनदयाल योजना के अंतर्गत भी इसमें काम हो रहा है, एसएफएसी के द्वारा भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं। इनको और व्यापक रूप देने के लिए, राज्य स्तर पर पहचान देने के लिए भारत सरकार ने स्टेट लेवल प्रोड्यूसर कंपनीज यानी एसएलपीसी की भी स्थापना प्रारंभ कर दी है। और ये जो राज्य स्तर पर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, ये अपने राज्य में मौजूद सारे एफपीओस को और अच्छा प्लेटफॉर्म दें, इनको और ज्यादा सहायता करें कि ये और कहां अपना उत्पाद बेच सकते हैं। उस सब के लिए इन एसएलपीसीज की स्थापना भी की जा रही है और इस समय भारत में ऐसी 8 स्टेट लेवल प्रोड्यूसर कंपनीज की स्थापना भी की जा चुकी है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, या मैं तो कहूंगा कि ब्लॉक स्तर पर अगर ग्रामीण क्षेत्र में इसके लिए स्वतः ही कोई मुहिम चलाई जाए तो शायद 3 से 4 सालों में हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्र का परिदृश्य
काफी हद तक बदल सकता है। दोस्तों, इस एपिसोड को पूरा करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप नजर डालें बनारस में मौजूद काशी विश्वनाथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पर। दोस्तों, इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना 26 मार्च 2015 को हुई थी और इस क्षेत्र में आलू, टमाटर, भिंडी, गोभी और अन्य कई सब्जियां बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित की जाती हैं। जनवरी 2017 में इस कंपनी के पदाधिकारियों ने यह निर्णय किया कि आलू के पापड़ बनाए जाएं और उन्हें मार्च 2017 यानी 2 महीने बाद होली के समय में बेचा जाए। इसके लिए कंपनी के पदाधिकारियों ने ही वाराणसी पे और आसपास के क्षेत्रों में जो रिटेलर्स हैं उनसे संपर्क किया और यह देखा कि कहां कहां पर आलू के पापड़ों की होली के वक्त कितनी डिमांड होती है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि 7 दिन के प्रयास के बाद, मार्केट में घूमने के बाद, इस कंपनी को, इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 200 किलो आलू के पापड़ की डिमांड मिल जाती है और इसके लिए 20 कुंतल आलू की व्यवस्था कंपनी के द्वारा की जाती है। कंपनी के ही लोगों ने क्षेत्र में मौजूद महिलाओं के द्वारा संचालित सागर सब्जी उत्पादक कृषक समूह से संपर्क किया, जिसमें 12 महिला सदस्य थी और उन्होंने इस एफपीओ को यह कहा कि हम पापड़ बना सकते हैं और इस एफपीओ ने यह निर्णय लिया कि आप पापड़ बनाइए और उसको बेचेंगे हम। उस पर जो ब्रांड करना होगा, जो खर्चा करना होगा, मार्केटिंग करनी होगी, वो सारा काम हम करेंगे। और क्योंकि ये एफपीओ पापड़ बनाने का काम पहली बार कर रहा था और वो जो महिलाओं की संस्था थी वो भी इस काम को पहली बार कर रहे थे, तो उसके लिए ट्रेनिंग आवश्यक थी। तो सरकार के फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ने इन महिलाओं को और इस कंपनी को आलू के पापड़ बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए हामी भर दी। ट्रेनिंग हुई और पापड़ बनने लग गए। इन महिलाओं के समूह ने 50 रुपए प्रति महिला प्रतिदिन की बात कही, जिसको एफपीओ ने स्वीकार कर लिया और लगभग 7,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अपनी उस संस्था में भी डिपॉजिट कर दिया। एफपीओ ने दोस्तों 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पापड़ बेचे, जबकि उनकी लागत 108 रुपए और 50 पैसे प्रति किलो की आई थी। एफपीओ ने मार्केटिंग के लिए 5 रुपए प्रति किलो का अलग से बजट किया हुआ था। जब यह सफलता हाथ लगी तो इस एफपीओ ने निश्चय किया कि उन्हें आगे आने वाले समय में महिलाओं के ऐसे लगभग 10 से 15 समूहों की आवश्यकता पड़ेगी और उसी क्रम में ये आगे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा चूंकि ये सब्जी का क्षेत्र है, तो इस एफपीओ ने निर्णय लिया है कि हम अचार, मुरब्बा, इन सब चीजों पे भी धीरे धीरे काम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये तो केवल एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी। ऐसी तमाम सक्सेस स्टोरीज एफपीओस की अलग अलग क्षेत्र में आज हमारे देश में मौजूद है। अगर दोस्तों आपके मन में ये ख्याल है, अगर आपके घर में, परिवार में किसी बेटे या बेटी के मन में ये ख्याल है कि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो मेरी सलाह तो ये है कि किसी शहर में या किसी कस्बे में 5-10 हजार रुपए की नौकरी करने से अच्छा है कि आप अपने गांव में ही रहें, किसी अच्छी सरकारी योजना का फायदा लें, अपने क्षेत्र को फायदा पहुंचाएं, अपने गांव को फायदा पहुंचाएं और ऐसी ही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज खड़ी करें। इसके लिए दोस्तों किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, इसे कैसे बनाया जाता है, आप इसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहें तो मैं भी आपको उसके बारे में बता सकता हूं, जिसका मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करता। ये काम हम फ्री में करते हैं। आप स्क्रीन पर आ रहे ईमेल आईडी पर तुरंत मुझसे संपर्क करें और मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तो इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर होऊंगा कुछ जानकारी लेकर, ताकि हम ग्रामीण भारत को और समृद्ध बना सकें। अंत में
फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और अपने मित्रों के साथ भी इस लिंक को, इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।